हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये स्पेशल वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, और जो लोग पहले ही सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा चुके हैं उन सभी के लिए शुरू करते हैं आज का ये खास एपिसोड। भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। सीईओ ग्वांशी ने जुहो फैन को घूरते हुए थोड़ा शक से पूछा, चैन फैन, चैन परिवार में ऐसा कोई नाम तो मैंने नहीं सुना। मुझे कैसे नहीं पता। जुहो फैन हल्का मुस्कुराया, चेहरा एकदम शांत, न घबराहट न बेचैनी। हे, दरअसल मैं काफ़ी समय से विदेश में काम कर रहा था। अभी हाल ही में हालात थोड़े नाजुक हुए तो मालिक ने मुझे वापस बुला लिया। शायद इसी वजह से आपसे मेरा नाम मिस हो गया, डीकन साव। उसकी बातों में इतनी सहजता थी कि साव को शक तो था, मगर वो कोई ठोस सवाल नहीं निकाल पा रहा था। और ये मेरी बेटी है। जो फैन ने झट से छाओयर को पास खींच लिया। घर पर अकेली छोड़ना ठीक नहीं लगा, इसलिए साथ ले आया। उम्मीद है अगर इसका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप बुरा नहीं मानेंगे। चाओ ग्वांशी ने नज़रें लड़की पर टिकाईं। मासूम सा चेहरा, शांत खड़ी बच्ची। कौन दुश्मन की जासूसी करता है एक बच्ची को साथ लेकर। उसके दिमाग में यही बात कौंधी। शक और भी कम हो गया, पर उसे क्या पता, ये छोटी सी गुड़िया ऊपर से जितनी भोली दिखती है उतनी ही खतरनाक है अंदर से। चाओ ने ज़रा और गौर से देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन रूल्स तो रूल्स हैं। पहचान की पुष्टि तो करनी ही होगी। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। हा हा हा। उसने हाथ उठाकर इशारा किया। एक शिष्य पास आया। साओ ने जुओ फैन के हाथ से टोकन लेकर कुछ धीमे से उसके कान में कहा और फिर उसे भेज दिया। जैसे जैसे वो शिष्य वहां से दूर गया, चाओ ग्वांशी की नज़र फिर से जुओ फैन पर टिक गई। कभी इधर कभी उधर। साफ था वो उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। वैसे मिस्टर, उसने बात को लंबा खींचते हुए कहा, जब से जोंगजो की हलचल शुरू हुई है, हमारी नॉर्दर्न 5 सेक्ट्स ने आइडेंटिटी कॉन्फर्मेशन के नियम काफ़ी सख्त कर दिए हैं। हर बड़े परिवार के महत्वपूर्ण लोगों के सोल फ्लक्चुएशन और नाम रजिस्टर्ड हैं हमारे पास। तो आपकी पुष्टि में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 1/4 घंटे की बात है। आप घबराइए मत, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। उसकी आवाज़ में तो शिष्टाचार था, मगर नज़रें अभी भी झर उगल रही थीं, जैसे हर पल कुछ पकड़ने को बेताब हों। मगर अफसोस, जो फैन को न ये सब नया था न ही अनजान। हाइचुन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने उसे इतनी स्ट्रांग बैकग्राउंड दी थी कि आइडेंटिटी कॉन्फर्मेशन की ये छोटी सी परीक्षा उसके लिए बस एक हल्की सी हवा थी। जो फैन ने उसी शांत मुस्कान के साथ बाहर झांकते हुए बर्फ की वादियों को देखा, जैसे कह रहा हो, खेल तो अब शुरू हुआ है। ये नियम तो लौटने के बाद ही मालूम चला, लाओ चाओ डीकन। हल्का सा सिर झुकाते हुए जो फान ने शांत स्वर में जवाब दिया और धीरे धीरे आंगन में टहलने लगा। चेहरा अब भी वैसा ही शांत, जैसे अंदर कोई हलचल ही ना हो। चाओ ग्वांशी की नज़रें उस पर टिकी रहीं, आंखें थोड़ी सी सिकुड़ीं। फिर हल्की सी हंसी के साथ उसने भी चुप्पी साध ली। इतनी देर की जांच पड़ताल के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला तो उसका विश्वास अब जो फैन पर जम चुका था। अब बस कॉन्फर्मेशन का अंतिम जवाब आना बाकी था। 1/4 घड़ी बाद वो शिष्य जो बाहर भेजा गया था लौट आया। उसने रिस्पेक्टफुली झुककर टोकन लौटाया और बोला, डीकन चाओ, छेन परिवार की सूची में छेन फैन नाम दर्ज है। सोल फ्लक्चुएशन भी पूरी तरह मेल खाता है। ये वाकई छेन परिवार के ही हैं। चाओ की भौहें थोड़ी उचकीं। ओह, पर मैंने पहले तो इनका नाम नहीं सुना। शिष्य फिर झुका और बोला, पेजू में कई रेयर रिसोर्सेज हैं। कई बड़े घरानों ने अपने ट्रस्टवर्दी लोगों को दूसरे क्षेत्रों में भेजा हुआ है ताकि व्यापार हो सके। अब हालात अचानक बिगड़ गए हैं तो सभी फैमिलीज़ ने अपने लोगों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। इसी वजह से पर्सनल लिस्ट्स भी अपडेट हो रही हैं। चैन फैन का नाम भी 5 दिन पहले ही जोड़ा गया है। ओह, तो बात ये थी। मैं तो यूं ही कुछ ज़्यादा सोच बैठा। हाँ हाँ हाँ। चाओ ग्वांशी ने अब जाकर पूरी तरह चैन की सांस ली। उसकी हंसी में हल्का सा पछतावा था,
मगर राहत भी। छियन गुआनशी, ज़्यादा सवाल पूछ लिए, उम्मीद है बुरा नहीं माना, आखिर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। जो फान ने वही शांत मुस्कान दी, जैसे सब पहले से पता हो। कहाँ डीकन चाओ, ये सब तो बेजो की सुरक्षा के लिए है। पूरा समझ आता है। हाँ 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 हाँ, अब अगर डीकन चाहें तो इस सामान की रसीद दे दीजिए, हमें अगली जगह भी माल पहुंचाना है। ज़रूर ज़रूर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चाओ ने तुरंत एक जेट स्लिप निकाली, उसमें अपनी सोल फ्लक्चुएशन अंकित की, फिर जोफान का टोकन लिया और उस पर भी उसकी फ्लक्चुएशन दर्ज कर दी। अब ये जेट स्लिप एक ऑफिशियल रिसीट बन चुकी थी, जिसमें साफ लिखा था कि हयांग सेक्ट ने चेन फैन के नाम से इस डिलीवरी को स्वीकार कर लिया है। इससे जो फैन की पहचान और पक्की हो गई। अब वो न सिर्फ चेन घराने का रजिस्टर्ड स्टीवर्ड था, बल्कि हयांग सेक्ट का भी प्रमाण उसके पास था। यही प्रक्रिया आगे हर सेक्ट में दोहरानी थी, हर जगह सामग्री पहुंचानी थी, हर जगह से न्यू आइडेंटिफिकेशन कलेक्ट करनी थी, और जब ये पूरी चेन पूरी हो जाती तो नॉर्थ सी कोस्ट तक का रास्ता साफ हो जाता। बेजो में ये सारी लंबी और भारी प्रक्रियाएं इसी वजह से थीं। जोंगजो के स्पाइस को पकड़ना एक भी बिना जांचे निकल ना पाए, क्योंकि एक झूठी पहचान एक चेक पॉइंट तो पार कर सकती है, पर क्या सब पार कर पाएगी? ये सिर्फ पहचान की बात नहीं थी, ये एक जंग थी। अगर कोई जोंगजो स्पाई सारी जांचों को बिना गलती पार कर जाए तो बेजो को सीधा ही सोर्ड स्टार एम्पायर के हवाले कर देना चाहिए, लड़ाई की तो ज़रूरत ही नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सोर्ड स्टार एम्पायर ये सब नहीं कर सकता, और जो हयांग चेंबर ऑफ कॉमर्स अब सिर्फ एक लाश बन चुका है, वही हुईटोंग वुझू ये सब इतने आराम से कर जाएगा। इस वक्त वो छुपी हुई ज़बरदस्त ताकत जोफान के हाथ में थी। अब वो ताकत 5वीं पार्टी बनकर 5 स्टेट्स की अंतिम लड़ाई में उतरने वाली थी। मगर अफसोस, किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सील लेने के बाद जोफान ने एक डिलीवरी लिस्ट निकाली, लोगों को कहा कि हैमिंगजोंग के लिए सामान उतारो, फिर हाथ घुमा के 4 गाड़ियाँ जल्दी रवाना करने का इशारा किया। लेकिन उनकी गाड़ियाँ अभी निकली भी नहीं थीं कि एक तेज़ आवाज़ गूंजी, रुको, धीरे, 1 मिनट। ये पैसे का मामला है, ये सामान कुछ गड़बड़ लग रहा है। डीकन चाओ की भौहें तनी और वो थोड़ा उलझे हुए बोले, इस बार तुम लोग आधे से ज़्यादा सामान क्यों भेज रहे हो? जुओ फान ने थक हार कर सिर हिलाया, कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए चाओ गुआनशी को पास खींचा और धीमे से कहा, चाओ गुआनशी, भाई की इज्जत रख ले यार, इस बार मामला गड़बड़ हो गया है। अगली बार पूरी भरपाई कर दूंगा, तू बस अभी कवर कर ले। क्यों, हुआ क्या है? चाओ गुआनशी ने हैरानी से पूछा। जो फान ने लंबी सांस लेकर बेबसी से कहा, असल में जो आधा सामान गुजोंग को भेजना था, रास्ते में जोंगजो के स्पाइस ने हमला कर दिया, सब तबाह कर दिया भाई। क्या तुम कह रहे हो कि जोंगजो के स्पाइस मिल गए? चाओ चीख ही पड़ा, लेकिन जोफान ने झट से उसका मुंह ढक लिया और बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए बोला, चाओ भाई, दया कर दो, अगर ये बात बाहर चली गई तो मालिक मुझे ही दोष देगा, मेरी तो शामत आ जाएगी। अब करें क्या? हमने जोंगमेन के लिए पूरा कार्ट मंगाया था और तुम आधा भेज रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? श्श, ज़रा धीरे बोलो। जो फान ने फिर चुप कराने का इशारा किया और जल्दी से बोला, मैंने बोला ना, अगली बार एक्स्ट्रा भेज दूंगा। वैसे भी तू अब स्टॉकिंग डीकन है, इमीडिएट ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा जो मिलेगा तू रख ले, मैं तेरा हिसाब क्लियर कर दूंगा। क्याओ की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। थोड़ी देर सोचने के बाद भी उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यार, मामला भारी है, आधे कार्ट का सामान यूं ही गायब हुआ है, और अगर जांच हुई तो मैं भी फंस जाऊंगा। ठीक है, तो सुन, मैं तुझे एक एओवर चीज़ ऑफ़र करता हूँ, एक भारी भरकम क्रेडिट। थोड़ी देर सोचकर फिर जैसे खुद को मनाते हुए जो फान ने कहा, जोंगजो का जो स्पाई है ना, वो अब भी हमारे कॉन्वॉय के पीछे है, लगता है इस बार भी हमला करेगा। पिछली बार उसने आधा माल उड़ाया था और शायद अब उसे टेस्ट मिल गया है, अब वो पीछे ही पड़ा है। इसलिए मेरा प्लान है एक ट्रैप बिछाने का, उसे पकड़ने का। सोच, इस टाइम पर अगर एक स्पाई पकड़ लिया जाए तो क्या कंट्रीब्यूशन होगा, लॉस भी माफ़ और ऊपर से रिवॉर्ड भी मिलेगा, और भाई क्रेडिट अलग। साव ने उसे गहराई से देखा,
अपनी दाढ़ी मसलते हुए एक चालाक मुस्कान के साथ बड़बड़ाया, वो स्पाई पकड़ में आएगा? आसान नहीं है पकड़ना उसे। जोआफान की भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। कुछ पल सोचता रहा, फिर झेंपते हुए सिर हिला दिया। तेज है बहुत। पिछली बार भी जब उसने गाड़ी उड़ाई थी, दर्जनों लोग थे हमारे, फिर भी घेर नहीं पाए। डीकन चाव ने लंबी सांस छोड़ते हुए जैसे गुस्से से थूका। फिर मत पकड़ो, फालतू में अपने लोगों को चोट क्यों लगवाओगे? फिर नज़र घुमाई और सख्ती से कहा, जा अब, और अगली बार आधा जो बचा है ना, सब पूरा पहुंचा देना, वरना सीधे तेरे अकाउंट से पैसे कटवा दूंगा। अबे तो पकड़ेंगे नहीं? जोफान ने हैरानी से पूछा। क्या पकड़ें? हमारा काम सेक्ट को गार्ड करना है, तेरा स्पाई पकड़ना नहीं। चाओ ने झुंझलाते हुए हाथ हिलाया। चल जल्दी, बाकी सेक्ट्स भी इंतज़ार कर रहे होंगे तेरे माल का। ये इमरजेंसी वाला मामला है, यहाँ ज़रा भी लापरवाही नहीं चलेगी। चलो कोई बाउंड्री खोलो और जाने दो इनकी गाड़ियाँ। यस, एक तेज़ आवाज़ के साथ बज़ की गूंज हुई और एन्चांटमेंट खुल गया। एकदम साफ इशारा था, जैसे कह रहे हों, अब दफ़ा हो जाओ। जोफान ने आखिरी बार गहराई से उसे देखा। शायद अब भी कुछ समझ नहीं पाया था, पर फिर भी उसने हाथ हिलाया, धीरे से सिर झटका और गाड़ी में चढ़ गया। मुंह में बड़बड़ाहट बंद नहीं हुई। चेहरा घुमाना तो इनका किताब पलटने से भी तेज़ है, क्रेडिट भी नहीं देते, साले निकम्मे कहीं के। जोफन ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, लेकिन डीकन चाव का चेहरा फीका और थका हुआ सा था, जैसे उसने जोफैन को देखा ही ना हो। और जैसे ही जोफैन का काफिला आगे बढ़ा, काव का चेहरा अचानक ही बदल गया। एक इशारे में उसने 50 से ज़्यादा सोल फ्यूजन रेल्म के मास्टर्स को बुला लिया। तुम लोग उस टीम के पीछे पीछे चलो, जो छुपकर पीछा कर रहा है उसे पकड़ो, कोशिश करना जिंदा पकड़ने की, समझे? जी डीकन चाव। सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उलझन तो थी, पर सिर झुकाकर आदेश मान लिया। दूसरी तरफ जोफान अपनी गाड़ी में बैठा एक सुकून भरी मुस्कान के साथ बाकी लोगों से बोला, टेंशन मत लो, बकरा बाहर निकल चुका है और सीधा शेरनी के मुंह में जा रहा है। अब जब तक वो शेरनी बकरी को खा नहीं लेती, हमें कोई नहीं देखेगा। ये कुछ दिन चैन के कटेंगे। हे। बाकी लोग कुछ समझ नहीं पाए, बस जोफैन को देखा, जो उस वक्त लंबी जम्हाई लेकर आराम से लेट गया, एकदम बेफिक्र, जैसे सब प्लान के हिसाब से चल रहा हो। अगला सीन, जोफैन का काफिला बर्फीले इलाके में बढ़ता रहा। मोटी बर्फ में उनकी गाड़ियों के गहरे निशान बनते जा रहे थे, लेकिन उन रूट्स पर अचानक एक ठंडी चमकीली छाया आकर जम गई। उस छाया ने दूर क्षितिज की ओर देखा और होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। ज़्यादा चालाक बन रहा था। चल, दे देती हूँ तुझे एक और तोहफा, एक गाड़ी, कुछ स्पिरिट बीस्ट और कुछ लोग, सब ले जा, पर ये आखिरी बार है। बर्फीली हवा में उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और उसकी उंगलियों से निकलती थंडर लाइक ऑरा किसी भी कल्टीवेटर के रोंगटे खड़े कर दे। आंखों में शुद्ध ईविलनेस थी। श्श। अचानक दर्जनों काले साए उसके सामने प्रकट हो गए और उसे घेर लिया। उनकी आंखों में ठाकों का नशा था, आत्मविश्वास से भरे हुए थे, जैसे कह रहे हों, अब तेरा खेल खत्म। बैली यूयू हल्का चौंकी, भौहें चढ़ाईं और बोली, तुम कौन हो? दादी अम्मा का रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई? हे, तू जोंगजो की स्पाई है और हमारी नॉर्थ स्टेट में घुसपैठ कर रही है और पूछती है हम कौन हैं? अंधी हो क्या? एक लंबा मजबूत आदमी सामने आया। उसकी आंखें जल रही थीं और सोल फ्यूजन पीक रेल्म की ऊर्जा आसमान चीर रही थी। भाइयों, ये लड़की है तो स्पाई, लेकिन इतनी बेवकूफ़ कि हमें नहीं पहचानती। चलो इसे थोड़ा सबक सिखाते हैं ताकि याद रहे हम कौन हैं। पर धड़ाम, उसका बोलना भी पूरा नहीं हुआ था कि एक ठंडी सी चमक हवा में लहराई और वो आदमी वहीं जम गया। शरीर 2 टुकड़ों में कटकर गिर पड़ा, एकदम काला और राख की तरह जला हुआ। न खून निकला, न आत्मा भागी, बस एक झटके में ख़त्म। साइलेंट डेथ। भाई, हिस सांस। सभी ने सांस रोक ली। सामने खड़े बैली यूयू को घूरते हुए उनकी टांगें कांपने लगीं। दिल की धड़कनें मानो गूंज रही थीं। क्या मजाक है ये? कहाँ गया था ये लड़की? दर्जनों लोगों से भाग रही थी और यहाँ तो एक ही झटके में उनकी टीम का सबसे ताकतवर कल्टीवेटर गया। डीकन चाव तो बोल रहा था, पकड़ो इसको, पकड़ें तेरी बहन को,
खुद ही पकड़कर दिखा दे। सभी की शक्लें फीकी, आंखों में डर और दिल में एक ही ख्याल, कहाँ फंस गए यार। ये कोई ऑर्डिनरी स्पाई नहीं, ये तो फुल पावर मॉन्स्टर है। बैली यूयू ने बालों की एक लट को कान के पीछे रखा, आंखों में जलती चिंगारी ली मुस्कुराई। अभी मौका था अपना नाम बताने का, लेकिन नहीं, तुम लोग तो बहुत बातें कर रहे थे। अब कोई नाम नहीं, बस बन जाओ एक अनाम भूत इस बर्फीली दुनिया में। हे। एक ठंडी हंसी के साथ बैली यूयू ने फिर से हाथ घुमाया। बूम! एक ऐसी थंडर लाइक एक्सप्लोजन गूंजी कि पूरा आसमान और धरती बर्फ में डूब गई। लगभग 50 सोल मेल्टिंग मास्टर्स, जो अभी तक खुद को जीत के करीब समझ रहे थे, एक ही पल में गायब। ना कोई चीख, ना लाशें, ना खून की एक बूंद। सब कुछ सफ़ेद बर्फ में समा गया, जैसे वो कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। धड़धड़! धरती कांपी। जमीन पर गाड़ी चल रही थी, लेकिन वो भी हिलने लगी। जोफन की गाड़ी में बैठे गार्ड्स ने पीछे देखा। वो शक्ति, वो कंपन किसी जंग का हिस्सा लग रहा था। ये क्या था? इतना बड़ा धमाका? जोफान अब भी अपनी सीट पर रिलैक्स था, आंखें हल्की सी मूंदी हुईं। चेहरा सफ़ेद ज़रूर था, लेकिन होठों पर एक शातिर मुस्कान साफ दिख रही थी। टिग्रेस उड़ रही है, भेड़ें पक रही हैं, और हमारा क्या? हम तो बस सफ़र कर रहे हैं, वो बुदबुदाया। बाकी सब लोग हैरान थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन कंधे उचकाकर उसका आदेश मानते हुए आगे बढ़ चले। लेकिन जहाँ जोफान और उसका काफिला शांत था, वहीं हेमिंग सेक्ट में जैसे तूफान उठ गया था। सर्द हवाओं में बर्फ उड़ रही थी और ज़मीन पर डीकन चाओ एकदम सीधे खड़ा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई युद्ध जीत कर लौटा हो। उसके चेहरे पर गर्व की लालिमा थी, होठों पर सर्द मुस्कान और आंखों में वो आत्मसंतोष जिसे कोई छुपा नहीं सकता था। क्या कहते थे वो लोग कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते? अब बताओ किसने पकड़ा उस जोंगजो की जासूस को? काओ ने। अपनी ही सोच में खोया हुआ डीकन चाओ अब जोंगमैन के सामने खड़ा हवा खा रहा था, अपने आप से खुश, जैसे कोई सोर्ड किंग बन गया हो। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी। जोफान का वो प्लान भी काम आया। आधा माल बचा, आधा दुश्मन गया। आज नहीं तो कल नाम बनेगा चाओ द स्पाई कैचर। लेकिन उधर बर्फ के मैदान में खामोशी थी। हवा रुकी हुई थी और बाइली यूयू ने अपनी ठंडी आंखों से उस जगह को देखा जहां वो सारे कल्टीवेटर्स कुछ सेकंड पहले खड़े थे। 50 लोग कुछ भी नहीं निकले, समय बर्बाद किया। बालों को एक बार फिर से कान के पीछे खींचते हुए उसकी नज़र फिर से ज़मीन पर गई, फिर आसमान की ओर देखा और मुस्कराई। जोफान, तुमने चालाकी की थी ना? चलो अब देखते हैं तुम कितने दिन और बचते हो। उसकी मुस्कान में अब वो ताजगी नहीं थी जो पहले थी। अब उसमें चेतावनी थी, शिकार की खुशबू थी और एक कल्टीवेटर्स फ्यूरी जो सिर्फ तब जगती है जब उसे बेवकूफ़ बनाया जाता है।